स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। सेंट्रल ट्रेड यूनियन 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल पर है। इन यूनियनों को देश भर में अलग अलग संगठनों का भी साथ मिल रहा है। 28 और 29 मार्च हड़ताल 2 दिनों तक चलेगी। इसी बीच बैंक, रोडवेज, कई राज्यों में रेल यातायात भी प्रभावित है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ कर्मचारी संगठन निजीकरण, महंगाई और कई मुद्दों को लेकर हल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा केंद्र सरकार इस मसले को कैसे हल करती है। क्या देशव्यापी हड़ताल केंद्र की मुश्किल बढ़ा पाती है? संगठनों की मांगे कितनी जायज हैं या फिर यह महज एक सियासी स्टंट है? विपक्ष का इसमें कितना रोल रहता है? विपक्षी पार्टियां केंद्र की बीजेपी सरकार की राह कितनी मुश्किल कर पाती है? 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी के सामने यह पहली बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। हरियाणा में हड़ताल का कितना असर रहा, कितनी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है प्रदेश में हड़ताल, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड यूनियंस की मांग कितनी जायज है। क्योंकि अब ये जो बात है, ये जो गेंद है केंद्र सरकार के पाले में भी है। और बात करें क्षेत्रीय दलों की, तो क्षेत्रीय दल भी इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर है। देश भर में कई दूसरे संगठनों के साथ सेंट्रल ट्रेड यूनियन 2 दिन की हड़ताल पर है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ कर्मचारी संगठन निजीकरण, महंगाई समेत कई दूसरे मुद्दे को हल करने की मांग कर रहे हैं। आज हमारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसलिए जो हमारी मांगे हैं वे सरकार मान नहीं रही है। इसके विषय में हमारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जैसे कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, समान काम समान वेतन लागू करना और पुरानी पेंशन लागू करना। देश भर में ट्रेड यूनियन 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर हैं। हाल ही में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में 8.5% से 8.1% कटौती की गई है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर कम ब्याज दर बंद के मुख्य कारणों में से है। प्रदेश में रोडवेज की हड़ताल के चलते करीब 3000 बसों की रफ्तार थम गई। भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है और हरियाणा रोडवेज का चक्का आज पूर्ण रूप से रुका हुआ है। वहीं बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 का विरोध इनका मुख्य एजेंडा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 करोड़ कामगार और मजदूर औपचारिक अनौपचारिक तौर पर बंद में शामिल हैं। 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार के सामने ये पहली बड़ी चुनौती है। किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर मजदूर और कर्मचारी सड़कों पर हैं और निशाने पर है केंद्र की नीतियां। देखना होगा कि सरकार कैसे इस संकट से उबर पाती है। विपक्ष किस तरह इस संकट का राजनीतिक फायदा उठा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या इस हड़ताल का सरकार पर कोई असर पड़ा है क्या? इसी मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और जो मांगे मोटा माटी सामने रखी गई है उससे सरकार कितना इत्तेफाक रखती है, सरकार उससे कितना सहमत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद शर्मा, हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेता हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई हैं रेणु तंवर जी, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं राकेश कुमार, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विनोद शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, सरकार पर कोई असर पड़ा है क्या? चलो, सरकार पे तो खुराना जी असर पड़े ना पड़े, लेकिन कर्मचारियों में जो रोष है, क्योंकि
आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन का आह्वान किया गया केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और जितने भी और संगठन थे इंडिपेंडेंट, आज मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय स्तर की कुछ मांगे हैं हमारी, 14 सूत्रीय मांग पत्र केंद्रीय ट्रेड यूनियन को दिया गया था, लेकिन आज सरकार बातचीत ना करके उन मांगों को लागू नहीं करना चाहती। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है पूरे देश के कर्मचारियों का, मैं कर्मचारियों की बात अगर करूं तो एनपीएस 1 जनवरी 2004 को जिस प्रकार से देश के कर्मचारियों पर थोपी गई, आज पूरे देश का कर्मचारी आंदोलनरत है, पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार, अब आपके सामने परिणाम भी आ रहे हैं, जहां बीजेपी के विपक्ष की सरकारें हैं वो लगातार वहां के मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं। जहां बीजेपी के खिलाफ विपक्ष है, हरियाणा में अभी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। आज निजीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। जो देश के अंदर नीतियां बन रही है इस सरकार द्वारा, वो प्रदेश की सरकारें लागू कर रही हैं। आज हरियाणा रोडवेज की मैं बात करूं विशेष करके, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में चक्का जाम रहा। ये कोई नई बात नहीं थी, हड़तालें पहले भी हुई हैं, लेकिन आज की जो मांग है कर्मचारी की, वो केवल कोई आर्थिक मांग नहीं है। आज जनता से जुड़ी मांग को लेकर के रोडवेज के कर्मचारियों ने इतनी बड़ी हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया। अभी हरियाणा रोडवेज में काफी संगठन काम करते थे, वो अलग अलग तरीके से आंदोलन करते थे, लेकिन पिछले दिनों किसान आंदोलन से प्रेरणा मिली हमारे नेताओं को। उन्होंने एक साझा मोर्चा बनाया कर्मचारियों का, और उसमें ये निर्णय लिया कि भाई ये जो आज नीतियां हैं सरकार की, ये निजीकरण की नीतियां काफी घातक हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आज जनता की सुविधा के लिए जो ट्रांसपोर्ट सरकारी चाहिए उसमें लगातार कटौती कर रही है सरकार। और पीछे 2014 के अंदर हमने मांग करते आ रहे थे पिछली सरकारों से कि हर साल 1000 बसें बढ़ाइए आप सरकारी, क्यों हरियाणा की जो जनता है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार कह तो रही है, सरकार कह रही है लेकिन कर नहीं रही। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, ये प्रदेश के संदर्भ में अगर इसको स्पेशल लेकर चले तो प्रदेश में ये हो क्या रहा है? कभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, कभी रोडवेज कर्मचारी प्रदेश सरकार से गुस्सा रहते हैं। क्या मानकर चलें? मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो कहते हैं कि हमसे तो हर वर्ग खुश है, हम तो उत्थान की बात करते हैं, हम तो उन्नति की बात करते हैं। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मुझसे पहले जो सज्जन बात कर रहे थे उनका परिचय क्या है? जी, विनोद शर्मा है, हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेता हैं। जी जी जी, अब सुनिए, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले ना 1-2 बातें विनोद जी ने कही है, मैं पहले उनके ऊपर बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपका सवाल का जवाब। जी ठीक है, विनोद जी ने ये कहा यहाँ पे कि हमारी मांग है पुरानी पेंशन लागू करें। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विरोध के राजनीतिक दल की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में विपक्ष के नेता हुडा साहब ने भी ये घोषणा की है कि उनकी सरकार आएगी तो वो पुरानी पेंशन लागू करेगी। अब यहाँ पे सवाल यही खड़ा हो जाता है कि पुरानी पेंशन बंद कब हुई, किस सरकार ने बंद की थी? 2007 में यूपीए सरकार, हुडा साहब की पार्टी की सरकार, जिसने पुरानी पेंशन के ऊपर नीति बनाई कि पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन नीति लेके आए, और नई पेंशन नीति उन्होंने चालू की। जिन लोगों ने ये बंद की थी, तब आपने उनसे सवाल क्यों नहीं किया कि साहब आप बंद क्यों कर रहे हो, आप इसको क्यों किस वजह से बंद कर रहे हो? आपने कोई हड़ताल नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। आज वही लोग अपनी लाई योजना, अपनी लाई नीति को खुद पीछे छोड़ के एक वायदा कर रहे हैं झूठा कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। पहला सवाल तो ये पूछिए कि हमने बंद क्यों की थी? हमने तो बंद नहीं की थी। अब दूसरी बात, जो आपने शुरुआती पैकेज में कहा, आपने बड़े वाजिब बातें कही। आपने कहा क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है? आपने दूसरा सवाल उठाया है कि मांगे कितनी जायज है, और तीसरा कि क्या बड़ी चुनौती है। देखिए, राजनीतिक स्टंट है, इसके बारे में पहले आपको 2-3 बातें बता दें। ये जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन, आप भी जानते हैं इसमें कौन है? इंटक, कांग्रेस की यूनियन, C2 वामपंथी यूनियन, AITUC वामपंथी यूनियन, UTUC वामपंथी यूनियन,
AIUTUC वामपंथी यूनियन। अब आप समझ गए कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है या नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देता हूं कि राजनीतिक स्टंट कैसे। पिछले 3 साल में 6 बार भारत बंद की कॉल दी गई, पिछले 3 साल में। और आपको हैरानी होगी, यही ट्रेड यूनियन थी जिन्होंने उस वक्त भारत बंद की कॉल दी थी जब केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेके आई। उसके विरोध में इन्होंने 8 जनवरी 2019 को भारत बंद की कॉल दी थी। फिर यही ट्रेड यूनियन थी जिन्होंने 29 जनवरी को फिर भारत बंद की कॉल दी। क्यों? क्योंकि जो शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में भारत बंद की कॉल दी थी, और हर बार ये फ्लॉप हुए। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है या नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं आपको। जब केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने कल अपना प्रेस नोट जारी किया तो उन्होंने उसमें एक बड़ी गजब बात लिखी कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट यूनियन के कर्मचारी भी शामिल होंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि हरियाणा और चंडीगढ़ में एस्मा लागू कर दिया जाएगा। मतलब वो पहले ही आशंका कर बैठे कि साहब हरियाणा में एस्मा लागू होगा, इसलिए हम भी इस हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। अब उसके बाद एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2015 से लगातार एक बात कही जा रही है कि साहब रोडवेज का निजीकरण हो जाएगा, रोडवेज का निजीकरण हो जाएगा, और सरकार हर बार कह रही है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे, हम निजीकरण नहीं करेंगे। कब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में? अक्टूबर 2014। और ये शोर कब से मचना शुरू हो गया था? 2015। मतलब लगातार। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीति, विपक्षी दलों से जुड़े ट्रेड यूनियंस के नेता, विपक्षी दलों से जुड़े इन यूनियंस के नेता लगातार ये राजनीति करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण अत्रे जी, और हर बार ये राजनीति को एक वक्त के लिए थोड़ा साइड कर देते हैं, यह आपका मत है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूं, हम समस्या की बात कर रहे हैं लेकिन समाधान की बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका मत है कि एक राजनीतिक स्टंट है, इसमें कांग्रेस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है, यह आपका मत है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूं, जो रोडवेज कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं, क्या वो आपको जायज लगती है? अगर जायज नहीं भी लगती है तो कम से कम बातचीत का प्रस्ताव तो होना चाहिए, यही लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत है। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखिए, इन्होंने एक मांग क्या की, अब आप ही खुद निर्णय कर दीजिएगा कि मांग जाया जाए या ना जाया जाए। इन्होंने एक मांग की कि 1992 से लेके 2003 के बीच में जो भी कच्चे कर्मचारी लगाए गए उनकी ज्वाइनिंग डेट से उन्हें पक्का कीजिए। अब मुझे बताइए, मांग जाया जाए या न जाया जाए? भाई 1992 से लेके 2003 के बीच में जिन सरकारों ने लगाए थे उनसे क्यों नहीं पक्के करवा लिए आपने? उसके बाद भी सरकारें रही हैं, 10 साल हुड्डा साहब रहे हैं, तो क्यों नहीं पक्के करवा लिए आपने? और आप आज वर्तमान सरकार के सामने ये मांग रख के हड़ताल करते हैं कि साहब उनको पक्का कीजिए, ज्वाइनिंग डेट से कीजिए। अब आप बताइए, मांग जाए या न जाए? मैं आपसे ये सवाल पूछूं। नहीं, ये बात आप प्रस्ताव रखिए कि रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता यहाँ पर आए, हम बातचीत करेंगे और जो जायज लगती है मांगे उसको स्वीकार कर लेंगे, जो नहीं लगती है वो आपके सामने अपने तर्क रख देंगे। बातचीत भी तो है ना, आमने सामने बुला लीजिए। आपको याद होगा, जितनी बार भी रोडवेज कर्मचारियों ने ये कह के हड़ताल की है कि निजीकरण कर रही है सरकार, निजीकरण कर रही है, हर बार वार्ता हुई है। हमने हर बार वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता टेबल पे बैठ के बातचीत हुई है। लेकिन आप सोते को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे कैसे जगाओगे? मुझे एक बात का मैं एक और जवाब चाहता हूँ। ये सवाल, जब सरकार बार बार ये कहती है हम निजीकरण नहीं कर रहे, तो ये बार बार कहना कि साहब आप तो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, आपके तो कदम निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक और मांग देखिए, ये कहते हैं कि कोरोना काल में रोडवेज को जो नुकसान हुआ, कि वो कोरोना काल में सब बंद था, बसें खड़ी रही, 2000 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार हरियाणा रोडवेज को देगी, इन लोगों का कहना, ये इनकी मांग है। जबकि सरकार ने पहले दिन ये स्पष्ट कर दिया कि कोरोना काल में रोडवेज को 300 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा, उसको कौन पूरा करेगा? किसने पूरा किया? सरकार ने पूरा किया ना। मतलब एक ऐसी मांग लेके आप हड़ताल कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ, आप सोते को जगा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ रेणु तंवर भी जुड़ी हुई है। रेणु तंवर जी, प्रवीण अत्रे कह रहे हैं तो राजनीतिक स्टंट है, जितने यूनियन और जितने संगठन के इसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस का उनसे कहीं ना कहीं संबंध है, कम्युनिस्ट लोगों का उससे संबंध है, ये तो राजनीतिक स्टंट है। देखिए सर, मैं इनकी बातों का समर्थन नहीं करती हूँ, और हर सरकार के अगेंस्ट जब मुद्दे उठते हैं तो उनको हर बात राजनीतिकरण ही लगती है। पर मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा सरकार से कि हमारा लोकतांत्रिक समाज, हमारा संवैधानिक समाज कहाँ है, जो हमें संविधान ने दिया था,
जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, क्या यही उसका प्रारूप है कि लोग सड़कों पे बैठे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और ये सरकार तानाशाही की तरीके से रवैया कर रही है? ये किसने अधिकार दिया इनको तानाशाह बनने का? और फिर आवाज उठाने के बाद में बजाय उनको कॉल करके बुलाएं, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनको आश्वासन देने के बजाय कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है। ये तो सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर हमारा लोकतंत्र और संविधान हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इस पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है और किसी भी मुद्दे को बड़ी सफाई से ये कह देना राजनीतिक स्टंट है, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है रेणु जी, आपसे मेरा एक सवाल है। प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ रेणु तंवर जी से। जो आपने एक मुद्दा उठाया, रोडवेज कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। प्रवीण अत्रे जी ने बताया कि 2007 में पुरानी पेंशन बंद हुई थी, यानी कि यूपी सरकार ने बंद की थी। तो हुड्डा साहब का ये कहने का कोई तर्क बनता है कि हम सरकार में आएंगे तो हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, जबकि यूपीए ने ही इसको बंद किया था? गलत है क्या ये बात? देखिए सर, वो उनका अपना मत है, पर ये जो प्रेजेंट सरकार है इनकी नैतिक दायित्व क्या बनता है? क्या सर लोगों को भूखा प्यासा सड़कों पे छोड़ा जाए? यही हाल इन्होंने किसान आंदोलन के समय किया था। 700 लोग शहीद हो गए इस देश में, तब भी बीजेपी सरकार को उनके बीच में जाने का, उनके दुख दर्द समझने का कोई मौका नहीं मिला। क्या चुनाव जीतना ही सरकार का दायित्व है लोकतंत्र का? यही मतलब रह गया है कि एक सत्ता हमको मिल जाए, कुर्सी हमको मिल जाए, जनता चाहे कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं। या सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ाने से, हिंदू मुस्लिम करने से ये देश चल सकता है? आपके और हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? किस माहौल में वो पलेंगे बढ़ेंगे अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट अगर पब्लिक से छीन लेंगे, बताइए, और उसको राजनीतिक मुद्दा करार दे देंगे? प्रवीण अत्रे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण अत्रे जी, देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस चर्चा में अभी तक ना मैंने, ना आपने, ना विनोद, किसी ने हिंदू मुस्लिम का जिक्र तो नहीं किया था। पहली बार ये शब्द किसके मुंह पे आया? कांग्रेस प्रवक्ता के। अब आप समझ सकते हैं मानसिकता। दूसरा, इन्होंने एक बात कही कि लोकतांत्रिक हक बाबा साहब ने हमें, सर मैंने सांप्रदायिक वर्ड यूज किया। सांप्रदायिक, ये हमारे, आप संविधान की प्रस्तावना पढ़िए सर, एक सेकंड, आप संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, उसमें हमें लिखा गया है कि हम देश के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे, एक एक करके ये एक सेकंड में कांग्रेस ने ये शुरू करा, सर इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, भाजपा ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जवाब दे मुझे इस बात का। ट्रेड यूनियन की मांगों से संबंधित है और मांगों के साथ साथ सरकार इससे कैसे निपटेगी ये मुद्दा? नहीं सर, मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। इन्होंने कहा कि इन्होंने ही बात कही, जवाब बोलना पड़ा। कांग्रेस ने ये शुरू करा, कांग्रेस ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है। जवाब जब भाजपा का कहीं अस्तित्व नहीं था, तब कांग्रेस अस्तित्व में आ गई थी। मेरा निवेदन, तो पार्टी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी रेणु तंवर जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, जब आपको समय मिलेगा खुल के प्रवीण अत्रे जी अपनी बात रखिए, मत कीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हमें संविधान में हक दिया, हमारा लोकतांत्रिक हक, सड़कों पे बैठे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज ये मत बोलिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, कांग्रेस को बदनाम मत कीजिए सर। मैं बता रहा हूँ आपको, 1949 के अंदर नहीं तो पहले कांग्रेस का इतिहास जानिए। कांग्रेस समाज के सबसे निचले तबके पे खड़े हुए आदमी रेणु तंवर जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। सर उनका बोलिए, वो आरोप क्या लगाए सर? मतलब आप बुलाते हैं बोलने के लिए, बोलने का मौका भी नहीं देते और फिर कहते हैं किसने दिया। मैं पूछती हूँ किसने बुलाया सर? है कि वो बात भी सुनने का शौक है, जरा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा की क्वालिटी होती है कि वो लिसनर भी अच्छा हो। इन्होंने कहा राजनीतिक स्टंट है, तो मैंने कहा कि ये कब से हमारे संविधान में, ये कब से आ गया? देखिए, मैं बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर चर्चा कराता हूँ, मैं निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल चर्चा कराता हूँ। आप सर स्पष्ट तरीके से बीच में आप बोले जा रहे हैं, रेणु तंवर जी देखिए, एक एक करके, जब प्रवीण अत्रे जी अपनी बात रख रहे हैं तो आप चुप रहिए, जब आप बोलेंगे तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। पार्टी पे, कांग्रेस पे अनावश्यक आरोप मत लगाइए, मेरा कोई बोले, मैंने ये कहा था। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। क्या हमारा संविधान
संविधान में आपसे पूछते हमें ये परमिशन देता है? ठीक है। क्या हमारा ये संविधान ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। हमारे साथ राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। कंट्रोल करना मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। हमारे साथ राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अलग अलग ट्रेड यूनियन है, अलग अलग संगठन है, अपनी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। किस तरीके से आप आकलन कर रहे हैं सारी स्थितियों का? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे कोई चीज लोकतंत्र को मजबूत बनाता है तो वो बनाता है संवाद, कहीं ना कहीं बातचीत, चाहे वो विपक्ष के साथ हो, चाहे वो किसी संगठन के साथ हो, या वो किसी भी एक भारतीय के साथ, अगर वो अपनी बात को सरकार तक, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार, अगर वो उन तक पहुंचाना चाहता है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके साथ संवाद करे, उसके साथ बातचीत करे और उसका समाधान करे। क्योंकि एक व्यक्ति परेशान हो या सैकड़ों व्यक्ति परेशान हो, किसी भी राज्य या किसी भी देश का एक भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। अब बात आ गई कि किस तरीके से कितनी भी ट्रेड यूनियंस हो या वो कोई भी संगठन हो, वो हड़ताल पे अगर बैठे हैं और विपक्षी अगर ये कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे, तो इसका एक मानना तो ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी गलती को माना कि उन्होंने इस पेंशन योजना को हटाया था, इसीलिए वो सत्ता से बाहर हुए, तो वो अपनी गलती को मान रहे हैं। दूसरा, कि सरकार की ये गलती है कि उनको, प्रदेश सरकार को, जो भी लोग प्रदर्शन के अंदर बैठे हैं या नाराज होकर बैठे हुए हैं या अपनी किसी मांग को लेकर यूनियन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं सरकार को भी संवाद करना चाहिए। और जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि ये जो संगठन है ये कुछ कांग्रेस के संगठन है या कुछ कम्युनिस्ट संगठन है, चलो हो सकता है ये इन लोगों के संगठन हों, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर अगर ये लोग रोड पे बैठे हैं तो ये हरियाणा के प्रदेशवासी हैं या हरियाणा के लोग हैं या हरियाणा के वोटर हैं, और इन लोगों ने वोट देके हरियाणा की सरकार को चुना है, तो इनका भी सरकार पे हक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन ये लोग भारतीय हैं, ये लोग हरियाणा के हैं, इनकी बात को भी सरकार को सुनना चाहिए। अब बात आती है कि राजनीति कौन कर रहा है। मेरा मानना यह है कि कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात को पहुंचाने के लिए सरकार के विरोध में जब धरने पे बैठता है, भूख हड़ताल पे बैठता है, अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए बैठता है, तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो हमेशा उन पार्टियों को साथ देने के लिए उन लोगों का रोड पे आ जाती है ताकि विपक्ष को कहीं ना कहीं कोई मुद्दा मिले। लेकिन ये सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर हड़ताल करने से भूखा प्यासा अगर रोड पे बैठकर सरकार तक अपनी किसी मांग को पहुंचाना चाहता है, तो ये सरकार का भी कर्तव्य है और ये विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वो विपक्ष उनकी बातों को सदन में उठाए, विधानसभा के अंदर, और सत्ता का ये पक्ष है जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है कि वो उनके साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर कुछ चुनिंदा नेताओं को बुलाकर कहीं पर भी एक किसी भी मंत्री के साथ समन्वय बिठाकर उनसे बातचीत की जा सकती है। तो इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर समाधान की ओर जाना चाहिए, और समाधान वो ही कर सकता है जो सत्ता में बैठा है। तो कहीं ना कहीं अगर हरियाणा के अंदर इस तरह की कोई समस्या है तो सरकार को आगे आकर, जो भी उन्हें लगे कि ये सामाजिक लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो यूनियन के ही नेता हैं, जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं है, उनके साथ बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से बैठेंगे तो आंदोलन कई बार बड़ा हो जाता है, जैसा कि हमने कृषि आंदोलन में भी देखा कि जो छोटा सा आंदोलन था वो 1 साल से ज्यादा चला, कई लोगों ने अपनी जानें दे दी। तो आंदोलन को शुरुआती ही दौर में बातचीत करके उसका कोई ना कोई समाधान। बिल्कुल, लोकतंत्र में सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, लोकतंत्र इसलिए है अगर उसमें मुद्दों का संवाद के जरिए हल निकल जाए तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, रेणु तंवर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण अत्रे जी, आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा था कि जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो ये कह रही थी कि संविधान ने कुछ हक दिए हैं, बाबा साहेब ने कुछ हक दिए हैं। मेरा केवल ये कहना है कि बाबा साहेब ने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बोलते हुए जब नागरिक के कर्तव्य और दायित्वों की चर्चा की थी, उसको क्यों भूल जाते हैं विपक्ष के लोग? वो याद क्यों नहीं रखते कि आपका कुछ कर्तव्य है
देश के प्रति आपका कुछ दायित्व बनता है, वहां आप भूल जाते हो। आपको केवल अधिकार याद है, लेकिन आपको अपने कर्तव्य याद नहीं है कि आपके कुछ कर्तव्य भी। लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे शायद विनोद जी थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी समस्या उसका समाधान संवाद से होता है, और संवाद जो है वो बातचीत है। हमने लगातार जब भी इस तरह की कोई समस्या आई उसका संवाद करके समस्या का समाधान किया। लेकिन अगर कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए केवल विषय को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने इनकी मांगों के बारे में जिक्र किया, आपके सामने रखा कि क्या क्या डिमांड्स हैं। अब देखिए, जब ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी, उसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सेक्टर, कोल, इन्होंने सबका नाम लिया कि साहब हमारे साथ ये भी है, हमारे साथ ये भी है। मैं केवल ये कहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में ही ये हड़ताल फ्लॉप हो गई, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं है। तो जो कर्मचारी इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और जो आज अपनी ड्यूटी पे थे, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा? क्या उनको नहीं पता? क्योंकि वो कर्मचारी भाई भी जानते हैं कि कुछ नेता टाइप लोग विपक्षी राजनीतिक दलों के बहकावे में आके एक राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप पूरे चंडीगढ़, जैसे मैं चंडीगढ़ में पंचकुला रहता हूँ और मैंने आसपास की बैंकिंग की सारी जानकारी ली, बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ पे हरियाणा रोडवेज में कोई प्रभाव नहीं था। हाँ, कुछ जगह पे कुछ नेता लोगों ने नारेबाजी की, घंटा 2 घंटा वहां पे नारे किए, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। पंचकुला के अंदर बसेज स्मूथ चल रही थी, अंबाला में चल रही थी, यमुनानगर में चल रही थी, कुरुक्षेत्र में चल, तो वो बसेज भी तो कर्मचारी चला रहे थे ना, वो रोडवेज के कर्मचारी थे, क्योंकि उनको पता है कि ये नेता टाइप लोग जो है अपनी राजनीति के लिए किस तरह का खेल खेलते हैं। इसलिए ये जो हड़ताल है वो फ्लॉप साबित हुई। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विनोद शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेता हैं। विनोद शर्मा जी, आप शुरुआत में कह रहे थे कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। 1000 बसों की बात बजट में भी बताई गई है कि हम बसों को खरीदेंगे ताकि लोगों को भी रोजगार मिल सके, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी मांगे हैं, क्या आपने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं सरकार के साथ, इस मुद्दे का हल निकलवाना चाहते हैं? खुराना जी, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, प्रवीण अत्रे जी विद्वान प्रवक्ता हैं और आज जिस पार्टी में वो काम कर रहे हैं प्रवक्ता हैं, उससे पहले किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता थे। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि अच्छे वक्ता हैं, वो मैनेज कर लेते हैं सारी बातों को। लेकिन मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने कहा कि 2007 में हुड्डा जी ने पेंशन लागू की थी, एनपीएस बंद की थी पुरानी पेंशन। 1 जनवरी 2006 को उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा जी ने वो पेंशन लागू की थी। जहां तक सवाल है, उन्होंने उठाया कि भी उस समय विरोध नहीं किया कर्मचारियों ने, बात जायज है उनकी। लेकिन कोई भी नई पॉलिसी जब सरकार लागू करती है तो उस समय उसके परिणाम नहीं आते। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2006 को जो अपॉइंट हुआ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिटायरी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, कम लगभग 18-19 साल के बाद। अब उसके परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। आज जो बुढ़ापा पेंशन दे रही है प्रदेश की सरकार, उससे भी कम पेंशन लेके जा रहा है एक सरकारी कर्मचारी, जबकि जो पुरानी पेंशन थी वो एक सामाजिक सुरक्षा थी। उसमें जो कर्मचारी रिटायर होता था, जो आखिरी वेतन होता था, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये ठीक बात है भाई, हमारा राजनीति से क्या लेना। उन्होंने एक बात कही कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में इंटक है, सीटू है, एटक है और बहुत सारे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध है। मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हमारे हरियाणा रोडवेज के अंदर भी 10 संगठन हैं जिनका एक साझा मोर्चा बना हुआ है। उसमें जो बीजेपी का एक मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, वो भी आज की हड़ताल में शामिल है। जहां तक उन्होंने कहा कि आज कोई प्रभाव नहीं था हड़ताल का, तो ये तो शायद वो देख नहीं पा रहे हैं या वो बचाव कर रहे हैं सरकार का। करना भी चाहिए, प्रवक्ता है वो। आज पूरे प्रदेश में 95% गाड़ियां हमारी आज डिपो में खड़ी रही, केवल 5% वो गाड़ियां चली जो कि पिछले साल हमारे विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने किलोमीटर स्कीम पे प्राइवेट गाड़ियां लीज पे, उनको रात को निकाला गया और उन पे जबरदस्ती हमारे परिचालकों को घर से ला करके जबरदस्ती भेजा गया। अभी आज एक वाकया अलग से हुआ। आज जीएम हिसार ने एक प्राइवेट कंडक्टर को उस प्राइवेट गाड़ी पर भेज दिया
और उसने वहां पर सारी टिकटें बगैर पंचिंग के बांट दी और अंबाला जाके वापस ले ली। वो पकड़ा गया वहां, एक बहुत हजारों रुपए का फ्रॉड था वो। अब इस पे सरकार कार्रवाई करने के बजाय इस प्रकार की पॉलिसियां ला रही है। भाई हम कह रहे हैं कि हमारी कोई राजनीति से, पार्टी से संबंध नहीं है हमारा, हमारी मांग है, आप बात करें। हमने 1.5-2 महीने पहले 30 सूत्री हमारा मांग पत्र था, हमने हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भेजा। तो क्या सरकार हमको बातचीत के लिए नहीं बुला सकती थी? अगर हमारी कोई मांग नाजायज थी तो वो हमें समझा देती, अगर उनके तर्क ठीक होते तो हम समझ जाते। जहां तक उन्होंने एक आरोप लगाया कि आज हमारी मांग है कि 2000 करोड़ रुपए हरियाणा रोडवेज को सरकार दे, कोविड काल में तो नुकसान हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं, उन्होंने एक बात और कही, 2014 में 4250 बसें थी हमारे पास सरकारी, और 7.5 साल के बीजेपी के कार्यकाल में केवल मात्र 2600 बसें रह गई है। बाकी बसें कंडम हो चुकी है, अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। और लगातार पूर्व परिवहन मंत्री थे जो 5 साल पिछला कार्यकाल था बीजेपी का, उसमें वो लगातार बयान थे उनके, आज पिछले बयान उठा के देखो कृष्णलाल पवार जी के। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, प्रवीण अत्रे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी मुद्दों पर बात रखी है विनोद शर्मा जी ने, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हो या फिर दूसरे अन्य संबंधित मुद्दे हो कि राजनीतिक स्टंट है, इसके साथ बहुत सारे संगठन तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है। उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। और ये बात यहाँ पर फ्लॉप या पास होने की नहीं है कि कितना फ्लॉप रहा कितना पास रहा, बात यहाँ पर यही है कि संवाद के जरिए समस्या का हल हो सके। प्रवीण अत्रे जी। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि विनोद जी ने इस बात को तो स्वीकार किया कि पुरानी पेंशन जो है वो कांग्रेस ने बंद की थी, हमने बंद की। वो बात अलग है कि वो ये तर्क दे रहे हैं कि उसके प्रभाव अभी हमारे सामने आएंगे। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जिस वक्त पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर यह आया कि उसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन रहेगा और सरकार का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो जो ज्वाइंट फंड होगा उससे पेंशन मिलेगी। बड़े सरकारी कर्मचारी को पता होता है जी। वो तो फिर आपको देखिए 2000 नहीं, सरकार कहती थी कि ये पेंशन बहुत अच्छी पेंशन होगी, इसलिए उस समय कर्मचारियों ने शायद महसूस किया कि भी अच्छी पेंशन होगी। मैं विनोद जी मैं ये देख रहा हूँ, फिर आपने उस सरकार की बात मानी ना, जब वो आपको कह रही थी बड़ी अच्छी होगी, आपने मान लिया। ये केंद्रीय सरकार में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था ये। हाँ, लागू कांग्रेस की सरकार ने किया, ये मैं मानता हूँ। हाँ ठीक है, अब आगे सुनिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जैसे मैं दूसरे राजनीतिक दल में था पहले और 10 संगठन है, मैं इसीलिए इस सच्चाई से वाकिफ हूँ कि हरियाणा रोडवेज की हर यूनियन के नेता को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वरना सबसे मैं व्यक्तिगत तौर पे परिचित हूँ और मुझे सबके बारे में पता है किसका किस राजनीतिक पार्टी से एफिलिएशन है, किसका किस नेता से एफिलिएशन, मुझे सबका मेरी बता दो सर। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं विनोद जी, मैं आप तो प्रधान नहीं हो ना, मैं प्रधानों की बात कर रहा हूँ, मत मेरे मुंह से कहना। मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ अपनी यूनियन का। अच्छा, आप बन गए होंगे तो पहले नहीं थे? आप पहले नहीं थे, चलो अब बन गए, मैं 1 साल से। चलिए, बधाई हो आपको, बधाई हो, आप बन गए, धन्यवाद। दूसरी देखिए, इन्होंने ये कहा कि 4200 बसें थी 2014 में, हालांकि उस वक्त आंकड़ा यही दिया जाता था, लेकिन उसके अंदर हुड्डा साहब के कार्यकाल में कुछ बसें खरीदी गई थी जो विनोद जी भी जानते हैं, जो गुड़गावा खड़ी रही, कभी चली नहीं, बिना चले कंडम हो गई थी। विनोद जी उनको उनकी काउंटिंग बीच में लेते हैं, उनकी जांच करवाइए। हमने तो कहा है सरकार को जांच करें, उसमें क्यों खरीदी गई कंडम गाड़ियां। बता रहा हूँ, कंडम तो वो खड़ी कर दी, क्योंकि आपको पता होता जी के टाइम में क्या होता था, कमीशनें खाई जाती थी। बिल्कुल। सुनिए, अब दूसरी बात, हाँ दिक्कत। अब क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने बाकायदा पहले 610 बसें खरीदी, जो अभी जिक्र कर रहे थे कि बजट में 1000 बसों का इस बजट में जिक्र है, बिल्कुल है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1000 बसें और खरीदेंगे। 610 बसें जब कृष्ण पवार जी के रोडवेज मंत्री थे तब खरीदी गई। अब जो अपने पंडित जी हैं, इससे कोई बस नहीं खरीदी गई सर जी। देखिए अब यहाँ 809 बसें श्री मूलचंद शर्मा जी के कार्यकाल में टेंडर हुआ। एक बारी प्रवीण अत्रे जी पूरी बात रख ले, फिर आपके पास आते हैं। प्रवीण अत्रे जल्दी से अपनी बात। देखिए, आपने जो बात कही ना शुरुआत में, आपने कहा कि समस्या और समस्या का समाधान, इस बात को मैंने शुरुआत में कह दिया कि सरकार भी चाहती है कि अगर कोई समस्या है तो उसका संवाद हो, टेबल पे बैठ के उसकी बातचीत। लेकिन जब बातचीत की जाए या बातचीत की इच्छा हो तो कम से कम जो आपकी डिमांड है एक बार उसका विश्लेषण अवश्य कर लिया जाए। अब आप 1992 से 2003 के कर्मचारियों को पक्का कर दो, ऐसी डिमांड लेके आओगे तो आप भी बेहतर जानते हैं क्यों कोई बात करेगा, कि किस लिए बात करेगा इस विषय पे। तो मेरा केवल इतना कहना है कि मुद्दा बनाया ना जाए। अगर आपकी वाकई ही कोई समस्या है, उस समस्या की बात कीजिए जिससे कि उसका समाधान निकले।
केवल मुद्दा बनाने के लिए समस्या मत बनाइए। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि इंटक वगैरह जो वामपंथी यूनियन और कांग्रेस की यूनियन है ये स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, जो इन्होंने भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय जनता पार्टी की कोई शाखा नहीं है भारतीय मजदूर संघ, मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं विनोद जी, आप जरा पढ़ोगे तो समझ जाओगे, टेक्निकल विषय है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसी यूनियन और हैं जिनकी एक सिंपैथाइजर जिनको आप कह सकते हो या जिनको कह सकते हो कि विचारधारा मेल खाती है, वो एक अलग विषय होता है। हमारा कोई सब्सिडी नहीं है, हमारा लेकिन प्रवीण अत्रे जी, विनोद शर्मा जी ने कहा कि हम 1 से 1.5 महीना पहले भी सरकार को आगाह कर रहे थे कि हम हड़ताल पर जाने वाले हैं, इससे पहले आप कोई फैसला लीजिए, आप हमें बुलाए बातचीत के लिए। लेकिन सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। भले ही मुद्दे आपके हिसाब से कुछ और हो सकते थे, लेकिन बातचीत के लिए बुलाया जा सकता था। कल दूसरा दिन होगा हड़ताल का, ट्रेड यूनियंस का, इससे आम जन भी परेशान हो रहा है। हम भी लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, भले ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग असर है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन असर है। आम जन को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। देखिए, सरकार अपने कर्तव्य को बेहतर समझती है, आम आदमी को परेशानी नहीं होने देगी और ये सरकार की पॉलिटिक्स है। लेकिन जो बात आपने कहा कि बुलाना चाहिए, मैंने शुरुआत में जिक्र किया, 2015 से बार बार एक ही बात निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। 2018 में जो हड़ताल हुई थी, किस लिए की थी? वो इसलिए कह रहे थे कि साहब निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बाद में जब सरकार ने वार्ता में ये साबित किया कि जो सरकारी बसें हैं वो 57 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रही है और जो सरकार बसें ले रही है वो 37 रुपए किलोमीटर ले रही है, तो इन्हीं नेता भाइयों को मानना पड़ा ना उस बात को। इनको पता ना, जब आंकड़े इनके सामने है कि साहब सरकार 20 रुपए प्रति किलोमीटर फालतू किस बात का खर्च करे। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ नेता अपनी राजनीतिक आस्थाओं की वजह से केवल मैं ना मानू की बात पे रहेंगे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन सरकार ने इस बात को समझती है। विनोद जी जिस तरह से यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जब उसके विषय में बात आएगी तो सरकार की भी कोशिश ये होती है कि समाधान बातचीत से हो जाए। ठीक है, रेणु तंवर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेणु तंवर जी, समस्या सामने है, लोगों को आज तकलीफ भी हुई है, कहां पर ज्यादा असर देखने को मिला, कहां पर कम असर देखने को मिला, ये बात एक अलग है, लेकिन लोगों को परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है। तो ऐसे में जो बात सामने आ रही है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसमें साथ दिखलाई देता है यूनियंस के साथ, क्या पक्ष है आपका? सर, मैं इनके आरोपों को एक सिरे से नकारती हूँ बिल्कुल, और सरकार इनकी है, इनके पास अधिकार है, इनके पास राइट है। ये मैंने यही बात पहले कही थी और अब भी फिर दोबारा दोहरा रही हूँ कि एक कॉल करिए, बुलाइए, आपकी क्या समस्या है, क्या समाधान है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी, तब तक उस समस्या का हल कैसे होगा? वही इसीलिए मैंने कहा, क्या एक लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक सरकार में क्या ये इतना ज्यादा लंबा जन विरोध प्रदर्शन, ये सब आखिर कब तक? यही चीज भाजपा सरकार ने किसानों के इस समय में हठधर्मी अपनाई थी, और इन पे सिर्फ यही मुद्दा रहता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये कह के ये अपनी इन जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। इनको अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। आप भी कह रहे हैं कि जनता को तकलीफ हुई है तो दर्द किसने दिया है, उसका समाधान कौन करेगा, ये बताइए आप। प्रवीण अत्रे जी, देखिए, एक बात जो बार बार कही जा रही है कि किसान आंदोलन के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा था, जो हम उस वक्त कह रहे थे, क्या वो आज साबित हुआ या नहीं हुआ? क्या आज देश की जनता के सामने वो सच्चाई आई कि नहीं आई कि पूरा राजनीति से प्रेरित है? पंजाब में उन्हीं किसान नेताओं के साथ क्या हुआ आप सबने देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बड़े मैंडेट से जितवाया किसान भाइयों ने, आपने देखा। उत्तराखंड में किसान भाइयों ने कैसे जितवाया। क्या इससे साबित नहीं हुआ कि हम उस वक्त जो बोल रहे थे बिल्कुल सच बोल रहे थे? लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, बहन जी कह रही थी वो हमारे आरोपों सर, क्या ये काफी 700 किसानों ने जो शहादत दी वो काफी नहीं थी कि लोग बात किस तरीके से घर से बाहर निकले थे अपने? आप हर चीज को चुनाव, सत्ता, कुर्सी की तरफ क्यों ले जाते हैं? एक तो बीच में मत बोलिए भाई, आपको अपनी बारी में बोलिए ना, उसके बारे में बता देता हूँ। आप जो कह देखिए, बहन जी कह रही थी कि हम ये हमारे आरोपों को नकार रही है। बहन जी, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो इतना लंबा आंदोलन चला जिसको आप कह रहे थे वो भी राजनीतिकरण था। आपने राजनीति क्यों करनी थी? आपने इतना लंबा वेट क्यों कराया? जब चुनावों का टाइम आया 4 महीने पहले आप वो बिल पास ले रहे हो, और बिल कब पास किए जा रहे हैं? उस समय जिस समय पूरा देश कोरोना में चल रहा है। आप ये सीखिए कि सर, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के अधिकारों की लड़ाई
की जा रही है। समझ आनी चाहिए समस्या आपको सिर्फ ये अंजाम समझ में तक आता है कि पहुंचे, सरकार समाधान की की कुर्सी इसलिए हम पे चर्चा सत्ता कर हासिल करो और पेज जो कहाँ चाहे पर वो बैठा करो। हुआ है उसे जानने की जब चाहे आप कोशिश लाठियां चलवाओ, जब चाहे पॉलिटिकल स्टंट करार दे दो, ऐसे नहीं चलने वाला सर। ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही तंत्र नहीं है। रेणु तंवर जी, आप इस एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको राइट है बोलने का, आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखने रेणु का तंवर जी, अधिकार जब है, आपने पर अपनी आप बात सच्चाई रखी, से प्रवीण आपको अत्रे जी ने नहीं एक बात तक नहीं रखी। रेणु तंवर जी, जब ठीक है आपने सर। अपनी बात रखी तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था। सर जिम्मेदारी जब कोई ले, सामने मैं वाला वही कहना बोल रहा चाह है, रही हूँ, जिम्मेदारी तो ले। दूसरा अपना पक्ष ये रख ना रहा है, कहें तो कि उसे सुनना भी आपकी इसमें जिम्मेदारी है। कांग्रेस जिम्मेदार है, मतलब लोग दर्द से पीड़ित हैं, रेणु वो तंवर चीख जी, रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो भी रेणु तंवर जी, एक एक करके तो बात रख सकते हैं। आप क्यों नहीं रोक रहे? आपकी सरकार क्या कर रही है सर? मुझे समझ नहीं आ रहा। रेणु तंवर जी, एक एक करके बात रखिए ना। जब आपने बात रखी तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था। आप देखिए, ये बार बार जिक्र करते हैं 700 जो किसान भाइयों ने अपने जीवन लीला से हाथ धोया है, इन्हीं की सारे मेरे देखिए फिर बीच में शुरू हो गई भाई। क्या समस्या है इनकी भाई, मुझे समझ नहीं आता। अरे भाई इनकी समस्या क्या है, इनको ये रेणु तंवर जी, देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि संवाद के जरिए हल निकलता है, तो संवाद में चीख चिल्लाहट तो होती नहीं है, बात आराम से भी रखी जा सकती डिस्टर्ब है। करना है, इन कांग्रेस वालों को कुछ आता नहीं है, डिस्टर्ब करो दूसरे को, फिर जनता को सच ना पता लग जाए, इनके चेहरे पे हिसाब ना उतर जाए कांग्रेस। रेणु तंवर जी, जब आपने अपनी बात रखी तो कोई दूसरा बीच में नहीं बोल रहा है। अरे भाई या तो इनकी या तो आवाज म्यूट कर दो, इनकी आवाज म्यूट कर दो भाई। आप क्या इनसे बार बार रेणु तंवर जी, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखे। जब आप खुद शुरुआत में अपने वक्तव्य में कह रही थी कि हमें विश्वास करना चाहिए संवाद में, तो संवाद में विश्वास कीजिए। 700 किसान भाइयों ने अपने जीवन से हाथ धोया। इन्हीं की पार्टी की नेता जो नरवाना से चुनाव लड़ चुकी थी, उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि वो शराब दो, आप सबने वो वीडियो देखी है। तो जिन लोगों ने अपने जीवन से हाथ धोया, किनका दायित्व था, किनके ऊपर वो, किनकी वजह से गया जीवन? जिन ऐसे लोगों की वजह से, इन कांग्रेसी की वजह से, जिन्होंने भोले भाले लोगों को बहका के, झूठ बोल के वहां पे बिठा दिया। क्या इनका दायित्व नहीं था? क्या इनकी वजह से वो जीवन नहीं गया? सर आप बुलाइए ना, उसके बावजूद भी कितने बेशर्मी से कांग्रेस के लोग सामने आते हैं, उसके बावजूद कितने बेशर्मी से सामने आ जाते हैं। अरे 700 लोगों की जान आपने ले ली अपने झूठे राजनीतिक प्रपंच की वजह से, अपने झूठे राजनीतिक पाखंड की वजह से 700 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और फिर भी कांग्रेसी लोग आ जाते हैं बड़ी बेशर्मी से कहते। और जनता जनता बताती है, और जनता ने बताया आपको 5 राज्यों के चुनाव हुए, जनता ने बताया कि कांग्रेस की अपनी जगह कहां पे है, और जनता ने आपको वो जगह दिखाई। पंजाब में आपका क्या हाल किया, 4 प्रदेशों में आपका क्या हाल किया, यूपी में आपके सभी कैंडिडेट की डिमांड जब कोई बात नहीं सर, जनता तो जवाब दे रही है ना। रेणु तंवर जी, देखिए न्याय करती है। रेणु तंवर जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मुझे आवाज डाउन करनी जवाब दीजिए। रेणु तंवर जी, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ जाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाती। प्रवीण अत्रे जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, चूंकि 1000 बसें खरीदने को लेकर लगातार बात कही जाती है, 2021 में भी ये बात कही गई थी बजट में कि कई हजार हम बसें खरीदेंगे, और यही मांग रोडवेज कर्मचारियों की एक फहरिस्त में है। तो बसें कब तक खरीदी जाएंगी, इसको लेकर क्या खाका है, क्या ड्राफ्ट है? कम से कम बातचीत जब होगी वो बात तब की है, लेकिन कम से कम यहाँ पर आप आश्वस्त कर दीजिए रोडवेज कर्मचारियों को कि ये बसें कब खरीदी जाएंगी। लेकिन नहीं, जो इस बजट के अंदर जिक्र हुआ है वो एक अलग जिक्र है। उससे पहले जिस 809 बसेज का जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे, लो फ्लोर बसेज हरियाणा रोडवेज में शामिल हुई या नहीं आई, विनोद जी से पूछ लीजिए, विनोद जी बता देंगे कि लो फ्लोर बसेज आई कि नहीं आई है, पता लग जाएगा हरियाणा सरकार ने खरीदी या नहीं खरीदी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस बजट का जिक्र है वो अलग है, वो आएंगी। लेकिन विनोद जी ये बताएं, क्या हरियाणा रोडवेज के बेड़े में लो फ्लोर बसेज शामिल हुई या नहीं हुई, इसमें रखना चाहता हूं। ये बता देंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं विनोद जी। सर मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट, 2014 से लेकर आज तक, चाहे 5 साल पहले बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे आज वो गठबंधन की सरकार है, केवल मात्र 167 गाड़ियां खरीदी गई हैं, केवल मात्र। उसमें से 150 मिनी बसें खरीदी गई है, जिनकी ना जनता की कोई डिमांड थी ना कोई कर्मचारी की थी। क्योंकि आज जो यात्रियों की संख्या है, आज बड़ी गाड़ियां जो 52 सीटर गाड़ियां हैं उसमें भी लोग स्टैंडिंग चलते हैं गाड़ियों की कमी के कारण। अब वो मिनी गाड़ियां खरीदी, फिर उसमें मुख्यमंत्री प्रवीण अत्रे जी तो कह रहे हैं कि 809 मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि भाई हमने ये छात्राओं के लिए खरीदी है, तो अच्छी बात, हमने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का। लेकिन ये कहना कि 7.5 साल में हमने इतनी गाड़ियां खरीदी, अभी 809 का टेंडर हुआ है, केवल 56 चेसिस आए हैं 4 इसी में, और उनके बॉडी बनाने के लिए पैसा नहीं है।
आज 6 महीने से उन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही और सामान नहीं होगा तो बोरियां कैसे बनेंगी। आज 56 चेसिस HRC के अंदर गुड़गांव में खड़े हैं, अभी वो चेसिस और आए कहाँ, क्योंकि जब तक बाडियां नहीं बनेंगी रोड सड़कों पर बसें नहीं आएंगी। इसलिए ये कहना कि 809 गाड़ियां खरीदी जा चुकी है, खरीदी हम जब मानेंगे जब वो सड़कों पर आ जाएगी जनता की सुविधा के लिए। हम ये कह रहे कि निजीकरण नहीं तो क्या है ये, जहां 4250 गाड़ियों से केवल 2600 सरकारी गाड़ियां रह गई, तो गाड़ियां घट रही हैं। आज लगातार हम ये कह रहे हैं कि एक साल अगला जो बजट आएगा उसमें अगर और गाड़ियां नहीं खरीदी गई तो केवल 1300 गाड़ियां सरकारी रह जाएंगी हरियाणा के अंदर। तो इसलिए निजीकरण नहीं है तो और क्या है। अब अत्रे जी तो पता नहीं कहां से तथ्य लाते हैं। भाई ये कम से कम आप सरकार के हिस्सा हैं, जब आप प्रवक्ता थे पुरानी पार्टी के तो हमारी सारी मांगों का समर्थन करते थे आप, मुझे याद है यार। मांगे भी वही चली आ रही है, कोई नई मांग नहीं जुड़ी हमारी। केवल एक मांग ये 2000 करोड़ रुपए की मांग कर दी थी, आपने तो उठा लिया। उस समय भी हमने निजीकरण का विरोध करते थे, आप हमारा समर्थन करते थे। उस समय चौटाला जी ने एक समय हमें 2000 गाड़ियां दी थी, वो हमें याद है। उस समय हमारा हरियाणा रोडवेज काफी अप हुआ था। उसके बाद गाड़ियां बहुत कम आई। हुड्डा जी के टाइम 10 साल हमने आंदोलन किया, संघर्ष किया, हड़तालें की। उस समय यहीं बैठ करके अत्रे जी हमारा पूर्ण समर्थन करते थे कि बिल्कुल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने तथ्यों पर बात की है कि असल में सच्चाई क्या है, डिनाई कर रहे हैं। रोडवेज विभाग की सच्चाई क्या है, कितनी बसेज हैं और कितनी चल रही हैं, कितनी खरीदी गई है, तथ्यों पर आपने बात रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवीण अत्रे जी भी तथ्यों पर बात रखेंगे। प्रवीण अत्रे जी, आपने कहा कि 809 बसें खरीद ली गई है। आप विनोद जी से पूछ लीजिए, उन्होंने बताया कि 4250 है लेकिन 2600 रह गई हैं। ये निजीकरण नहीं तो और क्या है? देखिए ऐसा है, इस विनोद जी अभी थोड़ी देर पहले तक ये कह रहे थे कि हरियाणा रोडवेज में एक भी नई बस शामिल नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रहे थे। ये नहीं कहा मैंने, मैंने ये कहा था केवल 167 गाड़ियां। ये बड़ी समस्या है भाई। आप अत्रे साहब, अरे ये आप गलत तथ्य पेश मत करें, जो मैंने कहा वो कहिए आप। जब आप बोल रहे थे मैं चुप सुन रहा था ना। ठीक है, बोलिए आप। मैं सुन रहा था ना आपकी बात। अभी ये 168 बसों को मान गए, 56 चेसिस को मान गए, और मेरा आपसे वायदा है डिबेट खत्म होने तक विनोद जी यहाँ मान के जाएंगे कि हरियाणा रोडवेज में नई बसें शामिल हुई है। मैं आपको आपके सामने होगा, धीरे धीरे मानेंगे। अभी थोड़ा माना है, अभी ये मनवा के जाऊंगा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ विनोद जी से, यहाँ विनोद जी आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं आपकी बातों का समर्थन करता था, मैं आपकी बातों का समर्थन करता था। बिल्कुल विनोद जी, जिस दिन मुझे आप ही के एक कर्मचारी नेता ने ये जानकारी दी कि उसकी तनख्वाह है 1.25 लाख रुपया, लेकिन वो कभी दफ्तर में जाके उसने आज तक पेन नहीं चलाया। ये कहाँ ले गए? इस डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं आप? ऐसा कोई कर्मचारी नहीं जिसकी 1.25 लाख तनख्वाह? अधिकारी हो सकते हैं आपके अधिकारी हो सकते हैं, कोई कर्मचारी 1.25 लाख का नहीं है। सर जी ऐसा नहीं है, आप गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें ना। मैं आपको नाम भी बताऊंगा विनोद जी, ओवर टाइम मिला के मैं नाम बताऊंगा। ओवर टाइम की बात बताऊंगा, अब सुन लीजिए ना। और वो जब ये कहता है बड़ा खुल के मुझे कि साहब मैं कभी दफ्तर नहीं जाता क्योंकि हमें यूनियन का काम करना। सरकार क्या करती है? ये सवाल पूछा। अरे सुन लीजिए, आप देखो। अरे सर जी, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ आपके सरकार के अंदर, मान गए ना इस बात को। अरे साहब आप सरकार के कर्मचारी हैं, आप सरकार के जो काम सरकार ने दिया है वो आपका कर्तव्य है करना। बिल्कुल कर्तव्य है। मैं टाटा सुमो लेके पूरे हरियाणा के चक्कर काटना ये आपका काम नहीं। नहीं सर, आप ऐसा नहीं। ड्यूटी के बाद जो मर्जी कीजिए, आप ड्यूटी आवर के बाद क्या कर रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ड्यूटी आवर में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आप भी जानते। ये सर्विस रूल की वायलेशन है। लेकिन एक नेता मुझे ये बात कह रहा है बैठ के, तो मुझे झटका लगा कि भाई क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। जब ये सब ये बात मान रहे हैं तो मेरा निवेदन ये है कि व्यक्तिगत बात ना कीजिए। आपने मेरे ऊपर एक सवाल खड़ा किया इसलिए मैंने ये बात की विनोद जी, वरना मैं करना नहीं चाहता ये बात। लेकिन मैं दूसरी बात जो कहूंगा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब भी हरियाणा के अंदर कोई सवाल उठता है सबसे पहले रोडवेज सामने आके खड़ी क्यों होती है? विनोद जी आप यहाँ मंच पे बता के जाइए, 2015 से लेके आज तक कितनी बार रोडवेज कर्मचारियों ने, आप जैसे नेताओं ने स्ट्राइक किया है, इस मंच पे बता के जाइए। और किन मुद्दों पे स्ट्राइक किया वो भी बता के जाइएगा, वरना मैं बताऊंगा यहाँ। मैंने आपने 2000 रुपए वाला विषय पकड़ लिया, 1992 से लेकर 2003 वाले की जिक्र क्यों नहीं करते आप? मैं करूंगा उस मांग के बाद स्ट्राइक कर रहे हैं ना, क्यों नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा सर जी, कितनी जायज है। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, अगर निजीकरण का डर रोडवेज कर्मचारियों के भीतर है तो इस निजीकरण के डर को सरकार कैसे दूर कर रही है? वो बता रहे हैं कि 4250 बसें थी, आज 2600 रह गई हैं, और अगर नहीं खरीदी गई तो ये संख्या 1300 तक पहुंच जाएगी। जी नहीं, ऐसा है। आज भी रोडवेज के अंदर 3600 बसेज जो है ऑन रोड है, ये विनोद जी
थी आगे 1200, 1300, 500, 700 जो मर्जी कहते रहे। लेकिन जो आपने बात कही है 2015 से बार बार यही बात हो रही है, निजीकरण। हर बार सरकार कहती है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं। 14 में भी थी, 13 में भी थी, 12 में भी थी, हर बार बढ़ रहे हैं। और आप समर्थन करते थे हमारी बातों का। आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और हर बार एक ही बात कह देते हैं, साहब आप निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार जब आपको आश्वस्त कर रही है कि सरकार निजीकरण की तरफ नहीं बढ़ रही है, बार बार ये बात हो चुकी है, तो उसके बावजूद बार बार ठीक है। विनोद जी कह रहे हैं कि निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि निजीकरण की तरफ सरकार नहीं बढ़ रही है। हम एक पॉइंट ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, मैंने आपसे बहुत सारे पॉइंट्स पर बात की है, लेकिन हमारे साथ राकेश कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार जी, इस पूरे बड़े दिखते हुए मुद्दे के बीच में एक पॉइंट यहां पर निकलकर सामने आता है कि जब पूरे देश के अंदर ट्रेड यूनियन या अलग अलग वर्गों के लोग बीजेपी सरकार से खफा हैं, तो ये 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे बीजेपी के जो पक्ष में आए हैं, इससे फिर क्या समझा जाए? एक पॉइंट इस पर मैं चर्चा करना चाहता था। देखिए, ऐसा है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो चुनाव में पूरे प्रदेश के लोग वोट डालते हैं और जो जीतता है वो सिकंदर होता है। तो निश्चित तौर पर 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अगर आप चुनावी ग्राफ को देखेंगे तो चुनावी ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो वोटों का जो परसेंटेज है वो काफी फ्लक्चुएट हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की काफी सीटें गिरी। पंजाब के अंदर किस तरीके से बीजेपी पार्टी को बहुत ज्यादा बड़ी सफलता नहीं मिली, सरकार तो पहले ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का गिरा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम विश्लेषण करें कि कर्मचारी स्ट्राइक पे गए, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर पूरे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को भी गिनती कर लें और आज भी चुनाव अगर हरियाणा में हो जाए, आज की डेट में भी, तो हम ये देखेंगे कि हरियाणा के अंदर सारे रोडवेज के कर्मचारी भी अगर बीजेपी को वोट ना दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो बहुत ही कम संख्या में होते हैं। और जब चुनाव होता है, चुनाव के अंदर एक निचले स्तर से लेकर एक अफसर स्तर तक का हर एक व्यक्ति चुनाव में वोट डालता है। और चुनाव का और आंदोलन का या चुनाव का या किसी डिपार्टमेंट की मांग का या चुनाव का या किसी लोगों के समूह की नाराजगी का असर बहुत सारी परिस्थितियों को देखकर चुनावों पे पड़ता है। अगर चुनावी विश्लेषण की अगर आप मुझसे बात करेंगे, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से आप देखें कि सपा की जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी। हाँ, ये हकीकत है कि सरकार जादुई आंकड़ा उनके पास नहीं आया, और किस तरीके से बाकी घटकों ने जिस तरह से वोट परसेंटेज जो है अपनी फ्लक्चुएट की, कई पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये लोगों पे निर्भर करता है कि लोग किस मुद्दे पर वोटिंग डाल रहे हैं, किस तरीके के फैक्टर्स चुनाव में आते हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक कर किसी और मुद्दों पे आकर खड़ी हो जाती हैं और चुनाव का पूरा रुख उन मुद्दों पर ही लेकिन राकेश कुमार जी, क्या हड़ताल से बीजेपी की सरकारों पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता जी, बिल्कुल नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं कितने, आजकल डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत कम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वोटों से सरकार बनाने में या ना बनाने पे या सरकार को इतना ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता। आप आंकड़ा उठा के देख लें, पूरी पॉपुलेशन हरियाणा की और हरियाणा की पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोगों को है, आप देखिए। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, छोटा सा कमेंट, 10 सेकंड जल्दी। बिल्कुल। देखिए, राकेश जी ने जो 5 राज्यों के चुनाव का विश्लेषण किया, उन्होंने हड़ताल का और जिस तरह से सरकार बनी, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें घटी, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए था राकेश जी कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के मुकाबले भी बढ़ के आया। उत्तराखंड में हमारा पहले से वोट प्रतिशत बढ़ के आया। पंजाब में भी, भले ही पंजाब में हम बड़े स्टेक होल्डर नहीं थे, हम केवल 23 सीटों पे पहले चुनाव लड़ते थे, पहली बार हमने 77 पे लड़ा था, पहले के मुकाबले पंजाब में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं, इसलिए ठीक है। रेणु तंवर जी, छोटा सा कमेंट जल्दी, 10 सेकंड। हाँ
सर मैं यही कहना चाहूंगी, मैं कोई चुनावी विश्लेषण करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ कि किस राज्य में हमारी कितनी सीटें आई और क्यों जीत हुई हार हुई। मुद्दा ये है कि ये जो लोग सड़क पे दुखी और परेशान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान है, सरकार का दायित्व खाली कुर्सी पकड़ के बैठना नहीं होता। सरकार का ये भी दायित्व है कि लोगों की समस्या को सुना जाए, समझा जाए, उनसे संवाद किया जाए, तो उनको बुलाया जाए, उनको कॉल की जाए और उनके मुद्दों पे ध्यान दिया जाए। ये कह के कि इनका वोटिंग परसेंटेज कम है, हम ये नहीं नकार सकते कि वो भारत के नागरिक नहीं है या हरियाणा के नागरिक नहीं है और उनकी समस्याओं को हम इसलिए अनसुना करेंगे कि उनका वोट बैंक कम है। ये यहाँ पे बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस बात का इनका बिल्कुल खंडन करती हूँ, इसलिए उनको बुला के इस समस्या को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विनोद शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण अत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर मांगे सामने है, लेकिन अब देखना होगा सरकार इन मांगों के समाधान के लिए और कर्मचारियों से बातचीत के लिए कब प्रस्ताव भेजती है और बातचीत के जरिए क्या इस मसले का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा।